क्या हाल है दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस देश के बारे में जहां इंसानियत ने जन्म लिया, भारत। अगर आपको लगता है कि आपको भारत के बारे में सब पता है तो रुक जाइए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज का इंडिया करोड़ों साल पहले एक आइलैंड था जो समुद्र में तैरता हुआ धीरे धीरे उत्तर की तरफ बरच रहा था। प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण ये आइलैंड एशिया से टकराया और हिमालय का निर्माण हुआ। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये टक्कर अभी भी जारी है। जी हाँ, इंडिया अभी भी उत्तर की तरफ धीरे धीरे बियाच रहा है, जिससे माउंट एवरेस्ट हर साल थोड़ा थोड़ा ऊंचा होता जा रहा है। तो अगली बार जब आप हिमालय की ऊंची चोटियों को देखें तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि करोड़ों साल पहले हुई एक महाकाव्य टक्कर का नतीजा है। दोस्तों, अगर आप भी गेम्स खेलना पसंद करते हैं तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके कुछ फेवरेट गेम्स का जन्म इंडिया में हुआ था। शतरंज, जिसे दुनिया भर में दिमाग का खेल माना जाता है, वो असल में इंडिया की ही देन है। इसका पुराना रूप चतुरंग 6ठी शताब्दी में इंडिया में खेला जाता था। इतना ही नहीं, बच्चों का पसंदीदा खेल सांप सीढ़ी भी इंडिया की ही देन है। इसका पुराना रूप मोक्षपद कहलाता था, जिसे 13वीं शताब्दी में ईजाद किया गया था। तो अगली बार जब भी आप शतरंज खेलें या फिर अपने बच्चों के साथ सांप सीढ़ी खेलें तो याद रखिएगा कि ये गेम्स भारतीय संस्कृति और परंपरा की एक अमूल्य विरासत हैं। दोस्तों, क्या आपको स्कूल के दिनों में गणित से डर लगता था? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ही गणित जिससे हम इतना घबराते हैं वो वास्तव में इंडिया की ही देन है। प्राचीन काल से ही इंडिया गणित और खगोल विज्ञान का एक प्रमुख केंद्र रहा है। 5वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान पर एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें उन्होंने पृथ्वी की परिधि, पाई का मान और चंद्रमा एवं ग्रहों के चमकने के कारण जैसी बातों का सटीक वर्णन किया था। तो अगली बार जब आप कोई गणित का सवाल हल करें या फिर रात को आसमान में तारों को निहारें तो याद रखिएगा कि ये सब कुछ संभव हो पाया है प्राचीन भारतीय विद्वानों की बदौलत। दोस्तों, आप सब शैम्पू तो यूज करते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शैम्पू जो आपके बालों को चमकदार और सुंदर बनाता है वो भी इंडिया की ही देन है। जी हाँ, शैम्पू शब्द की उत्पत्ति हिंदी शब्द चंपी से हुई है, जिसका अर्थ है मालिश करना। प्राचीन काल से ही भारत में जड़ी बूटियों और प्राकृतिक तत्वों से बने उबटन और लेप से बालों की देखभाल की जाती रही है। उस समय बालों को धोने के लिए रीठा, शिकाकाई, आंवला, मेथी जैसी जड़ी बूटियों को पानी में उबालकर उनका प्रयोग किया जाता था। यूरोप में तो शैम्पू का प्रयोग कई सदियों बाद शुरू हुआ। 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग बालों को साफ करने के लिए साबुन या फिर सिर्फ पानी का ही इस्तेमाल करते थे। तो अगली बार जब आप अपने बालों में शैम्पू लगाएं तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक साधारण सी बात नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा की एक अमूल्य विरासत है। दोस्तों, गणित में सबसे महत्वपूर्ण संख्या कौन सी है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, वो है शून्य। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शून्य का आविष्कार भी इंडिया में ही हुआ था? 7वीं शताब्दी में भारतीय गणितज्ञों ने दुनिया को शून्य के अस्तित्व से अवगत कराया। उससे पहले कुछ नहीं को एक संख्या के रूप में नहीं देखा जाता था। शून्य के आविष्कार ने गणित को एक नया ही आयाम दिया। इससे न सिर्फ गणना करना आसान हुआ बल्कि गणित में नए नए सिद्धांतों और अवधारणाओं का भी विकास हुआ। आज हम जो भी गणित जानते हैं, चाहे वो बीजगणित हो, रेखा गणित हो या फिर कैलकुलस, वो सब शून्य के अस्तित्व के बिना संभव नहीं हो पाता। तो अगली बार जब आप कोई गणना करें या फिर किसी संख्या के आगे शून्य लगाएं तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक निशानी नहीं बल्कि भारतीय बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। दोस्तों, जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर एक ऐसी तस्वीर उभरती है जहां महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझा जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में एक ऐसा समय भी था जब महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान और अधिकार प्राप्त थे? वैदिक काल 1500 से 500 ईसा पूर्व में भारतीय समाज काफी प्रगतिशील था। उस समय महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने, ऋषि बनने और समाज में अपनी भूमिका निभाने की पूरी छूट थी। वेदों और उपनिषदों जैसे पवित्र ग्रंथों की रचना में कई महिला ऋषियों का योगदान रहा है। गार्गी, मैत्रेयी,
लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं ने अपने ज्ञान और बुद्धि से उस समय के विद्वानों को भी चुनौती दी थी। वे न केवल धार्मिक और दार्शनिक चर्चाओं में भाग लेती थीं, बल्कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। उस समय महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार था। वेदों और उपनिषदों में महिलाओं के योगदान को विशेष रूप से सराहा गया है। वेदों में कई महिला ऋषियों के नाम मिलते हैं जिन्होंने अपने ज्ञान से समाज को दिशा दी। गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं ने अपने ज्ञान और बुद्धि से उस समय के विद्वानों को भी चुनौती दी थी। वे न केवल धार्मिक और दार्शनिक चर्चाओं में भाग लेती थीं, बल्कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। राजनीतिक चर्चाओं और सभाओं में भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी होती थी। वे अपनी बात खुलकर रख सकती थीं और उनके विचारों को महत्व दिया जाता था। वे समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। उस समय महिलाओं को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था और वे अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकती थीं। उनके विचारों को समाज में सम्मान और महत्व दिया जाता था। तो अगली बार जब आप प्राचीन भारत के बारे में सोचें, तो इस सुनहरे युग को भी याद रखिएगा जब महिलाओं को समाज में उनका वास्तविक सम्मान और दर्जा प्राप्त था। यह वह समय था जब महिलाओं को समाज में समान अधिकार और सम्मान मिलता था। वैदिक काल का यह स्वर्णिम युग हमें यह सिखाता है कि समाज में महिलाओं का सम्मान और समानता कितनी महत्वपूर्ण है। हमें इस इतिहास से प्रेरणा लेकर वर्तमान में भी महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान देने की दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक का विकास हुआ था? यह सभ्यता न केवल अपने समय में बल्कि आज भी एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता की, जो लगभग 5000 साल पहले फल फूल रही थी। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत और संगठित सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। ये सभ्यता अपने समय से कहीं ज्यादा आगे थी। यहाँ के लोग विज्ञान, कला और संस्कृति में बहुत आगे थे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए। यहाँ के लोगों ने शहरों का निर्माण किया, व्यापार किया और एक सुव्यवस्थित जीवन शैली विकसित की। उनके शहरों में उन्नत जल निकासी प्रणाली और सड़कों का जाल था। 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता में कई विकसित शहर बस चुके थे, जिनमें मोहनजोड़ो और हड्डप्पा सबसे प्रमुख थे। ये शहर अपने समय के सबसे उन्नत शहरी केंद्रों में से थे। इन शहरों में पक्के मकान, नालियां, कुएं और यहाँ तक कि स्नान घर भी हुआ करते थे। यह दिखाता है कि उस समय के लोग स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने एक रहस्यमयी लिपि का भी विकास किया था, जिसे आज तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। यह लिपि आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बनी हुई है। वैज्ञानिक अभी भी इस लिपि को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस प्राचीन सभ्यता के बारे में और जानकारी हासिल की जा सके। इस लिपि को समझने से हमें उस समय के लोगों की सोच और जीवन शैली के बारे में और अधिक जानकारी मिल सकती है। तो अगली बार जब आप प्राचीन सभ्यताओं के बारे में सोचें, तो सिंधु घाटी सभ्यता को भी याद रखिएगा, जो अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता हमें हमारे अतीत की गहराई और हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता की झलक दिखाती है। दोस्तों, हीरे की चमक किसे नहीं भाएगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 18वीं शताब्दी तक पूरी दुनिया में हीरे केवल इंडिया में ही पाए जाते थे? जी हाँ, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही भारत में हीरों की खोज हो चुकी थी और यहाँ से ही पूरी दुनिया में इनका व्यापार होता था। हीरे उस समय भी बहुत कीमती होते थे और केवल अमीर और शाही लोग ही इन्हें खरीद सकते थे। भारत ने लगभग 1000 साल तक हीरे के व्यापार पर अपना एकाधिकार बनाए रखा। दुनिया के सबसे मशहूर हीरों में से एक कोहिनूर भी भारत से ही मिला था। इस हीरे का इतिहास बहुत पुराना और रोमांचक है। ये हीरा कई शासकों के हाथों से होता हुआ अंततः ब्रिटिश शाही परिवार के पास पहुंचा। तो अगली बार जब आप किसी हीरे को देखें, तो याद रखिएगा कि ये चमकदार पत्थर भारत के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी कोई आधुनिक चिकित्सा पद्धति है? अगर हाँ, तो आप गलत हैं। प्लास्टिक सर्जरी का इतिहास बहुत पुराना है और इसकी शुरुआत इंडिया में ही हुई थी। 2500 साल से भी ज्यादा समय पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में सुश्रुत नाम के एक महान चिकित्सक थे। उन्हें शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता नामक एक ग्रंथ की रचना की थी,
जिसमें उन्होंने 1100 से ज्यादा बीमारियों, औषधीय पौधों और शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन किया था। इस ग्रंथ में नाक की प्लास्टिक सर्जरी का भी उल्लेख मिलता है। जी हाँ, प्राचीन भारत में नाक की सर्जरी की जाती थी। सुश्रुत ने इस सर्जरी को नासा संधान नाम दिया था। तो अगली बार जब आप प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सुने तो याद रखिएगा कि ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि भारतीय चिकित्सा विज्ञान की एक प्राचीन विरासत है। सुश्रुत संहिता में न केवल नाक की सर्जरी बल्कि अन्य जटिल शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का भी उल्लेख है। इसमें कान, होंठ और यहाँ तक कि त्वचा की सर्जरी के भी विवरण मिलते हैं। सुश्रुत ने अपने समय में चिकित्सा विज्ञान को एक नई दिशा दी थी। उनके योगदान को आज भी चिकित्सा जगत में सराहा जाता है। तो दोस्तों, भारतीय चिकित्सा विज्ञान की इस अद्भुत धरोहर को जानना और समझना हमारे लिए गर्व की बात है। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ अद्भुत और अनसुने तथ्य। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।